जिस समय दुनिया में भारत में चल रही एआई समिट की वाहवाही हो रही थी, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत की क्षमताओं लीडरशिप के कायल हो रहे थे, तब कांग्रेस की यूथ विंग का राजनीतिक विरोध कुंठा और हताशा की सारी सीमाओं को पार कर गया। और फिर उन्होंने जो किया उसे शर्मनाक, फूहड़ता, निर्लज्जता और राजनीतिक अधोपतन ही कहा जा सकता है। कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने किसी पूर्व नियोजित योजना के तहत सुरक्षा घेरा तोड़कर एआई समिट में प्रवेश किया। इन लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उस समिट में अपने कपड़े उतार दिए, जिसमें देश विदेश के तमाम दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। दुनिया भारत का बढ़ता कद देख रही थी, तब इन कुंठित लोगों ने अपनी निर्लज्जता से देश की किरकिरी कराने में, छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर मोदी विरोध में कुछ लोग किस हद तक कपड़े उतारेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपके लिए भी अहम है, क्योंकि भारत ने लंबे वक्त तक ये मार झेली। जी हां, ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई चली और आज माना जा रहा था कि इस पर फैसला आएगा। कई देशों पर टैरिफ लगाने के बीच ये बड़ा फैसला है। वहां पर लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और इस वक्त वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ट्रंप द्वारा अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, जिसको वो लोगों के खिलाफ, देशों के खिलाफ खासतौर पर सीधे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको गैर कानूनी बता दिया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए ऐसे में क्या परिस्थितियां बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई कदम उठा सकते हैं, उनके पास कुछ इमरजेंसी पास है जिनके जरिए वो इस टैरिफ को कुछ महीनों तक कायम रख सकते हैं। दूसरा, वो बिल लाकर दोनों सदनों में पेश करके कानूनी रूप से वैध बना सकते हैं टैरिफ को। और तीसरा वो यही है जो अभी आपने देखा ही है, भारत के साथ भी ट्रेड डील जिसमें खुद ही उन्होंने टैरिफ घटाने की बात कर दी है और जो पहले से टैरिफ था 25% उसको 18% कर दिया है और जो अतिरिक्त टैरिफ 25% लगाई थी उसको हटा दिया है। तो कई देशों के साथ ऐसा है, लेकिन ब्राजील से लेकर कई ऐसे देश हैं। हाल ही में आपने देखा फ्रांस से जब किरकिरी हुई तो वहां पर कहा उनके वाइन, शैंपेन सब पर लगा देंगे। कई यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया 10% का। कुछ देशों से वापस भी ले लिया। डावोस में पहुंचे तो अलग बोली बोलने लगे। कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका और इस वक्त अमेरिका की नीति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ को लेकर इतनी वॉलेटाइल हो गई है कि कई देशों पर असर पड़ता है। और आपको बताएं कि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना था। अमेरिकी शेयर बाजार में भी इसकी वजह से काफी कौतूहल देखी गई और गिरावट देखी गई, क्योंकि कई लोग ये मान रहे थे कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट टैरिफ लगाने के ऊपर एक, जिसको कहते हैं, एडवर्स फैसला दे सकता है। और वही हुआ। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर ऐसे तमाम देश जिन पर उन्होंने एक सजा के तौर पर टैरिफ अतिरिक्त लगाया, कभी कोई बहाना करके। सोचिए, खुद रशिया से परमाणु संयंत्रों के लिए ऊर्जा खरीदते हैं, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने आज तक के इंटरव्यू में कहा था। लेकिन भारत पर इसलिए पेनल्टी अतिरिक्त 25% का लगा दिया था क्योंकि रशिया से हम तेल लेते थे, कच्चा तेल। तो कुल मिलाकर तमाम देशों पर जिस तरह से उनका रुख रहा था, वहीं चाइना के सामने झुक गए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात वहां से होती है। तो अलग अलग देशों के सामने जो उनका अलग अलग रुख रहा है टैरिफ के मुद्दे पर, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घिर गए थे। लेकिन वो इस पर कायम रहे और अमेरिका जैसा करता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा करते रहे हैं। वो अतिरिक्त टैरिफ कई देशों पर लगाते रहे, अलग अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करते रहे। इस मामले में कंप्लेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है इसे अवैध ठहराया जाए। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस तरह के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। और ये वो मंच था जहां दुनिया भारत की क्षमता, भारत का भविष्य की दिशा को देख रही थी। लेकिन इस मंच पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय गरिमा की सीमा को लांघकर देश की इज्जत को तार तार कर दिया। और सोचिए ये सारा तमाशा क्यों हुआ। ये सारा तमाशा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए हुआ, जबकि ये समिट प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का समिट नहीं था। ये भारत के 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे देश का समिट था। और दुनिया भी इस समिट के जरिए नए भारत को देख रही थी। लेकिन इस समिट में यूथ कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई।
इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार किया। आज सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूथ कांग्रेस के ये नेता और कार्यकर्ता इस सम्मेलन में दाखिल हुए। इंटरनेशनल एआई इंपैक्ट समिट, वहां पर पहुंचकर, जहां पर हजारों भारतीय भी मौजूद हैं, क्योंकि वो इस समिट के जरिए कुछ सीखना, कुछ देखना चाह रहे हैं। कई व्यापारी वहां पर मौजूद हैं जो समझ रहे हैं कि कैसे व्यापार में अपने एआई का इस्तेमाल किया जाए। कई एआई कंपनीज हैं भारत की जो अपनी डेटा सिक्योरिटी को लेकर वहां पर कैसे बेहतर डील्स की जाए, इस पर चर्चा कर रही हैं। विश्व के बड़े बड़े सीईओज पहुंचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पेविलियंस हैं, इंग्लैंड से लेकर सभी देशों के वहां पर मौजूद हैं लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पहुंचे, अनेकों सीईओज उस मंच पर पहुंचे। इसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद ये यूथ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने शुरू कर दिए। और फिर क्या किया, देखिए। राष्ट्रहित में कभी कभी ये समझ भी जरूरी होती है कि कब विरोध को विराम देकर देश की सामूहिक छवि को प्राथमिकता दी जाए। बीमारी नहीं है, मतलब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, उसके लिए निर्धारित की गई है जगह, जंतर मंतर। और मन करे तो रामलीला मैदान पर आप बड़ी सी रैली कीजिए, वरना जाना हो तो आप पीएम आवास के घर के बाहर तक पहुंचिए अपना विरोध जताने। लेकिन यहां दिखास और छपास के लिए यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने अपनी आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया। और हम तो ये कहेंगे कि इस तस्वीर में जितने भी नेता और कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, ये सारे भारत के 145 करोड़ लोगों के दोषी हैं। और आज मैं बड़ी स्क्रीन पर इनके नाम आपको दिखाना चाहती हूं, ताकि इस देश को भी पता चले कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने भारत की छवि पर अपनी गंदी राजनीति का कीचड़ उछाला है। अगर ये विरोध प्रदर्शन बिना सोचे समझे, बिना साजिश के किया गया होता तो इसमें सिर्फ यूथ कांग्रेस के दिल्ली के नेता ही शामिल होते। लेकिन अभी इनमें जिन मुख्य आरोपियों का नाम आ रहा है, हमने आपको पहले ही बताया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 4 आरोपी इनमें से फरार भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा है वो बड़े बड़े पदों और राज्यों से है। इनमें सबसे बड़ा नाम है कृष्णा हरि का, जो पूरे देश में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहले कृष्णा हरि, दूसरे नंबर पर नाम है नरसिम्हा यादव, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और ये ऐसे नाम है यूथ कांग्रेस के जिनसे अब कांग्रेसी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको डिफेंड करें या इसके खिलाफ बोलें। ये तेलंगाना राज्य से आते हैं, जो हमने आपको दिखाया, नरसिम्हा जी। इसके बाद तीसरे मुख्य आरोपी है कुंदन यादव, जो बिहार में यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव हैं। ये देखिए अजय कुमार, जो कि यूपी उपाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। इन्हीं सारे नेताओं ने आज भारत की राष्ट्रीय गरिमा की सीमा को लांघा है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज उनके नाम आपको बताने चाहिए, क्योंकि भीड़ तंत्र में लोग कोशिश करते हैं कि भीड़ में जो जो करना हो करके भाग जाए, लेकिन उनके नाम उनके गली मोहल्लों तक आज पहुंचने चाहिए। यहां बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस का सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को हम इंडियन यूथ कांग्रेस की वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है और ये कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पढ़िए, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में क्या संबंध है ये आपको यहीं पर दिख जाएगा, क्योंकि ये राहुल गांधी की तस्वीर के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस की वेबसाइट, जो कि IYC.in पर उनके बारे में लिखा है, और ये साफ साफ कहते हैं यूथ कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूथ विंग है। और कांग्रेस पार्टी के भी जितने नेताओं से आज हमारी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, उन सब ने स्वीकारा कि हाँ, ये हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं, जिस समिट में ये निर्वस्त्र राजनीति हुई, उस समिट ने पिछले 3 दिनों में भारत को क्या क्या दिया है। अब भारत 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास AI सिटी बनाने जा रहा है, जहां हमारा डेटा हमारे देश में ही रहेगा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत एक बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। इसी AI समिट में दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि जब अमेरिका दबाव की राजनीति अपना रहा है और चाइना अपने नियंत्रण को ज्यादा मजबूत करना चाहता है, तब AI इंफ्रास्ट्रक्चर और GPU चिप्स के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर पूरा भरोसा किया जा सकता है।
इसी एआई समिट में यह भी ऐलान हुआ कि 2 साल में भारत को एआई के क्षेत्र में 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा, जिसमें गूगल कंपनी अगले 5 साल में 1,36,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। विशाखापट्टनम के पास एआई सिटी में अपना खुद का डेटा सेंटर बनाएगी। एआई की जिन जीपीयू चिप्स के लिए पूरी दुनिया अमेरिकी कंपनी एनविडिया पर निर्भर रहती है, उसने भी भारत की 3 क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज के साथ टाई अप की घोषणा की। और इसी समिट में यह भी ऐलान हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी साल 2030 तक भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और भारतीय कंपनियों में रिलायंस और अडानी ग्रुप भी $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया यह चर्चा कर रही है कि अब एआई के क्षेत्र में भारत सिर्फ दर्शक नहीं, दावेदार बनेगा। क्या यही है राष्ट्रपति ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, या कोई रियलिटी शो है ये? आप खुद देखिए कि 48 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया जहां की बातें करी, लेकिन शांति स्थापना के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, उस शांति स्थापना पर वो कुछ मिनट भी नहीं बोले। He said, "There's a surprise coming." I didn't know that surprise. I thought they were going to give me a lot of money or something, maybe cash. Could always use some extra cash. I think they've become friends, right? Yeah, great. Stand up. Stand up. He's so rich, he can sit there. He can sit wherever the hell he wants. You know, he could sit up in the corner. He could sit up top. He might take a piece of this building, Marco. He'll take 25% of the building for about $6 billion. Young, handsome guy. It's always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women, I like. Men know how to have any interest. Last time I went to China, President Xi, he treated me so well. He gave me a display. I never saw so many soldiers all the same height, exactly the same height within a quarter of an inch. You can do that when you have 1.4 billion people. You know, lots of shoulders. Everybody was within about 1/8 of an inch the same height. I said, if they put their helmets down, you could have played pool on the top of their heads. बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एक रियलिटी शो आता था, जिसका नाम था द अप्रेंटिस। और ये रियलिटी शो अमेरिका में काफी पसंद किया जाता गया। और जानते हैं, उस रियलिटी शो में आज हुई बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि उस रियलिटी शो में भी राष्ट्रपति ट्रंप अपने कॉन्टेस्टेंट्स के साथ मजाक करते थे, और इस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भी उन्हें ऐसा ही करते देखा गया। जबकि हमें लगता है कि शांति का मुद्दा एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर वहां संजीदगी दिखनी चाहिए थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान के बूट पॉलिश पीएम शहबाज शरीफ की बहुत बेइज्जती हुई है। एक पल तो ऐसा आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में शहबाज शरीफ के रिंग मास्टर हैं। आप खुद देखिए। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. खैर, इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध में कुल 11 लड़ाकू विमान नष्ट हुए, जबकि जुलाई 2025 में इन्हीं लड़ाकू विमानों की संख्या उन्होंने 5 बताई थी। अगस्त में 6 बताई, अक्टूबर में 7 बताई, नवंबर में 8 बताई, इस महीने की 10 तारीख को यही संख्या 10 बताई, और आज वो पहुंच गए 11। हर महीने के साथ एक जोड़ गए। 11 लड़ाकू विमान इस युद्ध में नष्ट हुए, कहा उन्होंने। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को यह तो याद रहता है कि उन्हें भारत पाकिस्तान के सीजफायर का श्रेय लेना है, लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए, कितना बताना है। हर बार संख्या बढ़ा देते हैं।
You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And 4 or 5, but I think 5 jets. Planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. 6 or 7 planes came down. The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. Shot down 7 jets. 4 or 5, but I think 5 jets. Shot down 7 jets. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. राष्ट्रपति ट्रंप के इन सारे बयानों को सुनकर हमें वही लाइन याद आ रही है कि सच को याद रखना आसान होता है जबकि झूठ को याद रखना बहुत मुश्किल। खैर, आपको ये बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में अगर भारत को लूटने आए मुगल शासक बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई जा सकती है, तो इसी देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? ये तस्वीरें कर्नाटक के बागलकोट से आई हैं, जहां 19 फरवरी को उस शोभा यात्रा पर एक मस्जिद के पास से पत्थर, जूते, चप्पल फेंके गए जो शोभा यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली जा रही है। आखिर इसी देश में ऐसे अलग अलग हिस्से क्यों बन जाते हैं जहां से अगर कोई हिंदू यात्रा या अगर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा निकले तो वहां से बचने की जरूरत हो? स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस शोभा यात्रा के लिए हिंदू पक्ष को पहले से अनुमति दी गई थी और इसके लिए इस जुलूस में पर्याप्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब यह जुलूस बागलकोट की एक मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां मौजूद 8 से 10 लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और हमारे पास इस घटना का एक वीडियो भी है जिसमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। इनमें पहली तस्वीर में यह दिख रहा है कि जब यह घटना हुई उस वक्त यह जुलूस मस्जिद के बिल्कुल सामने से गुजर रहा था। दूसरी तस्वीर में यह दिख रहा है कि मस्जिद परिसर में इकट्ठा लोग इस जुलूस और इसमें बजाए जा रहे गानों का विरोध कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी तस्वीर में यह दिख रहा है कि पुलिस के रोकने के बावजूद मस्जिद की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकालने वाले लोगों पर पत्थर और चप्पल फेंकी जाती है और इस पथराव में एसपी सिद्धार्थ गोयल खुद घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ये दलील दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष को मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने की क्या जरूरत थी और क्या यह जुलूस किसी और रास्ते से नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन यहां हमारा सवाल यह है कि इस देश में यह कब और किसने तय कर दिया कि हिंदू मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकाल सकते? और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के नायक नहीं है? और अगर वो भारत के नायक हैं तो हर नागरिक के नायक है और मुसलमान मंदिर के सामने से जुलूस नहीं निकाल सकता, ये कैसे, किसने तय कर दिया? आप ये सोचिए कि ये जुलूस पाकिस्तान के बालाकोट में नहीं निकाला जा रहा है ना, जिस पर इतना विवाद किया जाता। ये जुलूस तो भारत के बागलकोट में निकाला जा रहा है और ये भी किसी एक धर्म का जुलूस नहीं था। ये भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव था, जिन्होंने मुगल काल में इसी कर्नाटक के लिए काफी संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो योद्धा थे जिनकी सेना में कई मुसलमान, लेकिन वो भारत के लिए मर मिटने को तैयार थे, मुगल शासकों के खिलाफ थे और अपनी मिट्टी के लिए अपना हक अदा करना चाहते थे। सिद्दी लाल, नूर खान बेग, सरदार शामा खान, इब्राहिम खान, सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान और काजी हैदर वो मुसलमान थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हिस्सा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अलग बनाया था वो ये थी कि उन्होंने मस्जिदों और कुरान को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ऐसे हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी जो हिंदुस्तान के लोगों को परिभाषित करता था और मुस्लिम आक्रांताओं के, आक्रमणकारियों से सावधान करता था। लेकिन दुख की बात है, लोगों के दिमाग में यह सब ठूस दिया गया है, भर दिया गया है कि मुगलों को लेकर, अगर जो मुसलमान है इस देश का, उनको मुगलों की तरफ ही अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए और जो मुगलों के खिलाफ था उसके खिलाफ। वरना हमने आपको दिखाया ना कितने मुस्लिम थे उनकी सेना में। दुख की बात यह है आज उन्हीं की जयंती पर पत्थर और चप्पल फेंके जा रहे हैं और एक बार के लिए ये घटना अगर सिर्फ एक शहर में हुई होती तो हम मान लेते कि इसके पीछे दूसरे कारण भी रहे होंगे। लेकिन आप हैदराबाद के अंबरपेट की इस घटना को देखिए
जहां एक मस्जिद के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हो गया। स्थिति यह हो गई कि पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े।